तो करें स्टार्ट। अभी तक की क्लास में अपन ने अगर देखे क्या क्या कर लिया है, तो लास्ट क्लास में अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया था इनकम फ्रॉम सैलरी, जिसमें मैंने आपको ये फॉर्मेट बताया था और फॉर्मेट के ही फ्रेमवर्क के हिसाब से हम आगे चलते जा रहे हैं ना। जिसमें सबसे पहले अपन ने टैक्सेबल पेमेंट और प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी को अपन कंप्लीट कर चुके हैं ना। इसकी लिस्ट अपन बना लिए थे। इसके अंदर क्या क्या आता है एक बार देख लेते हैं। टैक्सेबल पेमेंट और प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी में क्या आता है? बेसिक सैलरी, जिसको बेसिक पे, सैलरी वेजेस भी बोलते हैं, बोनस भी बोलते हैं, कमीशन भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसके अंदर ये सारी चीजें आती है। कमीशन दो टाइप का हो सकता है, नॉर्मल और कमीशन ऑन सेल्स। उसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर ये सारी चीजें आती है, लेकिन जिसके बारे में हम चर्चा बाद की क्लास में करेंगे। फीस, एन्यूटी, एन्यूटी अगर प्रेजेंट एम्प्लॉयर से मिल रहा है तो किस में लेते हैं? सैलरी हेड में लेते हैं। पास्ट एम्प्लॉयर से मिल रहा है तो किस किस क्या मानते हैं? प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी, मतलब इसको भी सैलरी हेड में टैक्सेबल मानते हैं। और अदर से, किसी और से मिल रहा है, एम्प्लॉयर से नहीं मिल रहा है लेकिन किसी और से मिल रहा है, तो उसको अदर सोर्सेस में अपन लेंगे। फिर अपन ने बात करी थी प्रोविडेंट फंड की। प्रोविडेंट फंड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं मैंने ऐसे बताया था। उसके बाद प्रोविडेंट फंड के टाइप क्या होते हैं और उसकी टैक्सेबिलिटी मैंने बताई थी, और अपन ने कुछ कुछ एग्जांपल्स भी किए थे उसके बेस पर। और आज की क्लास में अपन अब स्टार्ट करने जा रहे हैं अलाउंसेस। अलाउंसेस देखो, अलाउंसेस, अलाउंसेस को हिंदी में बोला जाता है भत्ते, भत्ते, भत्ता। अलाउंसेस मतलब भत्ता। क्या होता है सुनो, एम्प्लॉयर जो है ना, एम्प्लॉय को अदर देन पेमेंट, अदर देन पेमेंट्स मतलब जो अपन ने अभी कंप्लीट करके आया वो, और भी कुछ कुछ पैसा देता है कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए। उन पेमेंट्स को, उन उन रेमिटेंस को, है ना, जो पेमेंट करता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को किस इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उसको अपन बोलते हैं अलाउंसेस। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं? अलाउंसेस। अलाउंसेस भी जो है ना वो मनी, मॉनेटरी फॉर्म में होता है। इसका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसा देता है। ठीक है, अलाउंस जो है उसको इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कितने कैटेगरी में? तीन। एक होता है फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, दूसरा होता है पार्शियली टैक्सेबल अलाउंस, और तीसरा होता है फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस। फुल्ली टैक्सेबल, पार्टली टैक्सेबल अलाउंस, और लास्ट होता है फुल्ली एग्जेम्प्ट। फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस। अलाउंस को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। पहला फुल्ली टैक्सेबल, दूसरा फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। इसके अंदर में जाने के पहले आप इसकी मीनिंग समझो। हम जब इनकम फ्रॉम सैलरी की कैलकुलेशन करते हैं तो ऐसा फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, तो जो फुली टैक्सेबल अलाउंस होता है ना, फुली टैक्सेबल अलाउंस, इसको मैं एफटीए बोल रहा हूं। फुली टैक्सेबल अलाउंस, इसकी फुल अमाउंट बाहर के कॉलम में जाएगी, मतलब पूरी अमाउंट उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड होगी, जो फुली टैक्सेबल अलाउंस है उसकी। जो फुली एग्जेम्प्ट अलाउंस है इसकी एक रुपए भी ऐड नहीं होगी बाहर की कॉलम में, मतलब सैलरी में उसको ऐड ही नहीं करना है, वो एग्जेम्प्ट होगा 100%। फुली टैक्सेबल का पूरा अमाउंट जुड़ेगा, फुली एग्जेम्प्ट का एक रुपया भी नहीं जुड़ेगा, वो एग्जेम्प्ट होगा। और जो पार्टली टैक्सेबल अलाउंस है उसकी जितनी भी अमाउंट होगी उसमें से कुछ पोर्शन को एग्जेम्प्ट करेंगे और कुछ पोर्शन को टैक्सेबल करेंगे, तो जो टैक्सेबल वाला जो पोर्शन है वो बाहर जाएगा और एग्जेम्प्टेड वाला पोर्शन नहीं जाएगा। समझ में आई बात? फुली टैक्सेबल का पूरा अमाउंट बाहर जाता है, बाहर मतलब अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे, अमाउंट वाले कॉलम में लिखने का मतलब है सैलरी में पूरा ऐड करेंगे। फुल्ली एग्जेम्प्टेड वाले को ऐड ही नहीं करना है, छोड़ देना है उसको। और पार्टली टैक्सेबल वाले को कुछ पोर्शन को छोड़ देंगे और कुछ पोर्शन को जोड़ देंगे। क्लियर है?
तो अब अपने को है ना अलाउंसेस वाली जो लिस्ट है जो अभी मैं लिखवाने वाला हूँ वो याद रखने वाली काम है यहाँ पे, तो समझने वाला भी काम है। फुली टैक्सेबल की बात करूं तो ये याद रखना है, फुली एग्जेम्प्टेड की बात करूं तो इसको भी याद रखना है, और पार्टली टैक्सेबल वाले को याद भी रखना है, साथ साथ में उसकी कैलकुलेशन को भी समझना है। चलो, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे फुली टैक्सेबल अलाउंस। लिखते लिखते मैं सबकी मीनिंग भी बताते जाऊंगा साथ साथ में। तो सबसे पहला नाम आता है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस, इसको हिंदी में महंगाई भत्ता भी बोलते हैं, ठीक है। डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस है ना दो टाइप का होता है, एक होता है नॉर्मल डियरनेस अलाउंस, इसको शॉर्ट फॉर्म में डीए भी बोलते हैं, और एक होता है एस पर टर्म्स वाला, नॉर्मल डियरनेस अलाउंस और एस पर टर्म्स वाला, ठीक है। अब एस पर टर्म्स लिख दिया, मतलब एस पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एस पर टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, ऐसा कुछ कुछ लिखा हुआ मिलेगा। तो डियरनेस अलाउंस का मतलब होता है महंगाई भत्ता। क्या होता है, सुनो मेरी बात। एम्प्लॉयर जो है ना अपने एम्प्लॉय को सैलरी के अलावा डियरनेस अलाउंस के नाम से भी पेमेंट करता है। कुछ कुछ डिपार्टमेंट में तो ऐसा है सैलरी के बराबर की अमाउंट डीए में चले जाती है। सोच लो 10,000 सैलरी है फॉर एग्जांपल, तो 10,000 क्या मिलेगा, डीए मिलेगा, डबल हो जाती है सैलरी डीए के कारण। एम्प्लॉय जिस जिस अमाउंट पर काम में लगा है, अब उस अमाउंट का बोल सकते हो समय समय पे इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो उस महंगाई से कॉम्पेंसेट करने के लिए एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय को कुछ एडिशनल पेमेंट करता है। उस एडिशनल पेमेंट को क्या बोलते हैं, डियरनेस अलाउंस। तो जो नॉर्मल डीए होता है ना, नॉर्मल डीए, पहले आप एस पर टर्म्स वाले को समझ लो तो नॉर्मल अपने आप समझ में आ जाएगा। जब हम बहुत सारा कैलकुलेशन करते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड का कैलकुलेशन करते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स का कैलकुलेशन करते हैं, तो वहां पर है ना ये वाले डीए को शामिल किया जाता है। मतलब वहां पर सैलरी पूछते हैं, जैसे पिछले क्लास में मैंने आपको प्रोविडेंट फंड के बारे में बताया था, तो आरपीएफ की सैलरी में हम डीए जोड़े थे, और कौन सा वाला जोड़े थे, कंडीशनल वाला, मतलब एज पर टर्म्स वाला। तो नॉर्मल डीए जो होता है ना वो एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में या रिटायरमेंट बेनिफिट के टर्म्स में ऐड नहीं किया जाता है, लेकिन कौन सा वाला ऐड किया जाता है, एज पर टर्म्स वाला किया जाता है। तो अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको नॉर्मल डीए देखने को मिलेगा, तो इसको वो जो स्पेसिफिक सैलरी निकालते हैं वहां ऐड नहीं करना है, एज पर टर्म्स वाला होगा तो ऐड करना है। हाँ, ठीक है। तो जो नॉर्मल डीए है उसको आप पहचानोगे कैसे क्वेश्चन में, और एज पर टर्म्स वाले को कैसे पहचानोगे। क्वेश्चन में खाली डियरनेस अलाउंस लिखा है तो वो क्या होगा, नॉर्मल डीए, और डियरनेस अलाउंस के आगे कुछ ब्रैकेट में आगे आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो उसको क्या मानना है, एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाला मानना है। हाँ हाँ, नहीं आपको क्वेश्चन में कोई एक दिया रहेगा, और मान लो बाय चांस दोनों दिया हुआ है, तो ये वाले को नहीं लेना है, ये वाले को लेना है। नेक्स्ट, मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस क्यों दिया जाता होगा एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को, ताकि वो बीमार हुआ नहीं है, बीमार हुआ नहीं है, अगर बाय चांस बीमार हो जाता है या जो भी हो या ना हो उससे मैटर नहीं करता, ये पैसा दिया जा रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को ताकि बीमारी के उसमें खर्चा कर सके। अब बीमार पड़ेगा तो खर्चा करेगा, नहीं करेगा तो पैसा अपने पास रख लेगा। यहां पर इंश्योरेंस का नहीं है। जैसे मान लो बाय चांस आपकी सैलरी 50,000 है, एम्प्लॉयर आपको 1,000 पर मंथ एडिशनल जोड़ के दे रहा है, लो 51,000 रुपए रखो, और 1,000 रुपए के नाम में लिख दिया मेडिकल अलाउंस। अब बीमार पड़ना जरूरी नहीं है उसके लिए, एक हम पढ़ेंगे आगे मेडिकल फैसिलिटी, तो वो चीज अलग है। यहां पर अपन बात क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसे दे रहा है, किस नाम से दे रहा है, मेडिकल अलाउंस। तीसरा, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस। सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस,
नहीं, इसके लिए समझो क्या होता है, इसको हिंदी में नगर क्षतिपूरक भत्ता भी बोलते हैं, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस। मेरे ना दो दोस्त है, दोनों है ना, हम लोग 12th के बाद, मतलब मैं नहीं, मेरे दो दोस्त है, तो दोनों है ना पढ़ाई में एक बराबर, दोनों ने साथ में बैंकिंग की तैयारी चालू करी 12th के बाद से, और इत्तेफाक से दोनों का आईबीपीएस का एग्जाम भी निकल गया, बैंकिंग का एग्जाम होता है, दोनों का निकल गया। इत्तेफाक से दोनों की सेम डे पोस्टिंग भी हो गई, और दोनों की सेम पोस्ट में जॉब भी लग गई। बस डिफरेंस क्या था, इसकी जो जॉब लगी, इसकी पोस्टिंग दी गई नागपुर, और इसको पोस्टिंग दी गई मुंबई। सेम पोस्ट, सब चीज सेम, सेम डे ज्वाइनिंग हुई है, सारा चीज सेम, बस बात क्या है, एक की नागपुर में हुई और एक की मुंबई में ज्वाइनिंग हुई। इसकी सैलरी बनी 52,000 रुपया पर मंथ, और इसकी सैलरी बनी 60,000 पर मंथ, मतलब टोटल बता रहा हूं सैलरी। अब देखे दोनों बात की आपस में, अरे तेरी सैलरी 52 है, मेरी 60 है, क्यों? तो जब ये अपनी सैलरी का डिटेल निकाला तो इसको एक अलाउंस एक्स्ट्रा मिल रहा था, उस अलाउंस का नाम है सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस। क्या होता है, बड़ी सिटी में रहने के कारण वहां के जो डेली डेली के जो एक्सपेंस है, कॉस्ट ऑफ लिविंग है, वो ज्यादा होती है। तो उस कॉस्ट ऑफ लिविंग को कॉम्पेंसेट करने के लिए एक एडिशनल अलाउंस देता है एम्प्लॉयर, उस अलाउंस को क्या बोलते हैं, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस। आपसे कहीं मीनिंग नहीं पूछा जाएगा, बस मैं मतलब बता दे रहा हूं, आपको ये नाम याद रखने हैं सबके। फोर्थ, हिल एरिया अलाउंस। हिल एरिया अलाउंस, हिल एरिया अलाउंस, इसको बोलते हैं पहाड़ी क्षेत्र भत्ता। अपन लोग जो रहते हैं ना, प्लेन्स में रहते हैं, मतलब इधर अपने एरिया में कहीं पे पहाड़ वहाड़ नहीं है, और कुछ एरिया ऐसा था जहां पर पहाड़ है। तो आप खुद बताओ मेरे को, जिन लोग यहां पर रह के काम कर रहे हैं और जिन लोग यहां पर रह के काम कर रहे हैं, किसकी ज्यादा कॉस्ट ऑफ लिविंग होगी, मतलब किसको ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा रहने के लिए, क्योंकि इसको हर काम के लिए नीचे से ऊपर, ऊपर से, मतलब एकदम ऐसे ही पहाड़ नहीं रहता, पहाड़ी क्षेत्र है ना। तो इनका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है इस एरिया से प्रोपोर्शनेटली ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि इनको छोटी छोटी चीजों के लिए इधर आना पड़ता है। इस वजह से इनको जो एम्प्लॉयर है वो एडिशनल पेमेंट देता है, वो किस नाम से देता है, हिल एरिया अलाउंस। हिल एरिया अलाउंस। नेक्स्ट, फूड या टिफिन अलाउंस। फूड या टिफिन अलाउंस समझ में आ जा रहा होगा किस लिए दिया जा रहा होगा। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ एडिशनल पेमेंट करता है ताकि वो जाके अपना खाना खा सके, मतलब फूड और टिफिन के नाम से, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फूड या टिफिन अलाउंस। उसके बाद आता है सर्वेंट अलाउंस। जो बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं ना, उनका बहुत सारा काम एक्स्ट्रा हो जाता है, तो एम्प्लॉयर उनको अलग से पेमेंट देता है ताकि वो अपने अंडर में किसी को नौकरी में रख सके, है ना, और उसके चिल्लर काम कर सके। हाँ, एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को एडिशनल पेमेंट दे रहा है ताकि वो अपने अंडर में क्या रख सके, सर्वेंट रख सके। तो ये जो एडिशनल पेमेंट आ रहा है एम्प्लॉयर से, अपन उसको क्या बोलेंगे, सर्वेंट अलाउंस। उसको क्या बोलेंगे, सर्वेंट अलाउंस। सेवंथ, वार्डन या प्रॉक्टर अलाउंस। हॉस्टल जानते हो, हॉस्टल, हॉस्टल में वार्डन और प्रॉक्टर होते हैं, वार्डन और प्रॉक्टर्स होते हैं, उनको एडिशनल कुछ एम्प्लॉयर से पेमेंट मिलता है ना, अदर देन सैलरी, उसका अपन क्या बोलते हैं, वार्डन या प्रॉक्टर अलाउंस। उसके बाद आता है डेप्यूटेशन अलाउंस।
डेप्यूटेशन अलाउंस। इसको बोलते हैं प्रतिनियुक्ति भत्ता। डेप्यूटेशन अलाउंस को क्या बोलते हैं? प्रतिनियुक्ति भत्ता। क्या होता है सुनो इसका मतलब। जैसे अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए अपने यहाँ पे, तो आपने सुना होगा बहुत सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उन लोग के मुंह से कि हमारी चुनाव ड्यूटी लगी है, बोलते हैं कि नहीं? इसका मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल ये एक एम्प्लॉय है, ये टीचर है मान लो, है ना, गवर्नमेंट टीचर। इनके जो एम्प्लॉयर है वो एजुकेशनल डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, है ना। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट अल्टीमेटली किसके अंदर आता है? स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। अब कुछ समय के लिए जब चुनाव हुए तो इन टीचर्स को क्या किया गया? बोला गया कि आप है ना इलेक्शन डिपार्टमेंट जो अभी चुनाव करवा रही है, आप जाओ और इनके यहां पर काम करो जब तक चुनाव चल रहा है तब तक। चुनाव जब पूरा हो जाएगा तब आप वापस आके अपनी ओरिजिनल जो ज्वाइनिंग है उसको आप रिटेन कर लेना। तो कुछ टेम्पररी पीरियड के लिए इस बंदे को, इस एम्प्लॉय को दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर काम करने के लिए भेज दिया गया। जब काम पूरा हो गया तो वो वापस आ गया यहां पर। मान लो फॉर एग्जांपल ये गया था 1 महीने के लिए। अब 1 महीने की सैलरी तो, अब इसकी नौकरी छूट थोड़ी गई है, नौकरी तो चल रही है ना। तो 1 महीने की सैलरी, भले वो काम दूसरे डिपार्टमेंट के लिए कर रहे हैं, लेकिन सैलरी कहां से आएगी? ये वाले डिपार्टमेंट से। तो ये तो मेन सैलरी हो गई। उसके अलावा इनको यहां पर एक ही, क्या बोल सकते हैं, इनको एडिशनल वर्क करने के लिए दूसरे डिपार्टमेंट में भेजा गया, तो उसको बोला जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है डेप्यूटेशन। तो उस डेप्यूटेशन के लिए इनको क्या किया जाता है? एडिशनल पेमेंट करता है एम्प्लॉयर, तो उसको अपन बोलते हैं डेप्यूटेशन अलाउंस। क्या बोलते हैं? डेप्यूटेशन अलाउंस। मतलब एम्प्लॉयर से एडिशनल पेमेंट मिलता है डेप्यूटेशन के समय, इसको अपन क्या बोलेंगे? डेप्यूटेशन अलाउंस। ओवर टाइम अलाउंस। ओवर टाइम अलाउंस नाम से पता चल जा रहा है कि जो एम्प्लॉय अपने जो नॉर्मल टाइम है उससे ज्यादा समय दे के काम कर रहा है, तो जो एडिशनल उसके लिए पेमेंट मिलेगा उसको अपन क्या बोलेंगे? ओवर टाइम अलाउंस। उसके बाद प्रोजेक्ट अलाउंस। उसके बाद क्या नाम आता है प्रोजेक्ट अलाउंस के बाद? इंटरिम अलाउंस। उसके बाद क्या आता है? नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। देखो कुछ नाम मैंने और लिखा अभी। ओवर टाइम अलाउंस के बाद प्रोजेक्ट अलाउंस, किसी एम्प्लॉय को किसी स्पेशल प्रोजेक्ट पर भेजा जा रहा है, उसके लिए एडिशनल कुछ पेमेंट आता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट अलाउंस। इंटरिम मतलब बीच में, साल में काम करते करते बीच में कुछ एडिशनल पेमेंट किया जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इंटरिम अलाउंस या इंटरिम अलाउंस। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस क्या होता है सुनो। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, मान लो एक डॉक्टर है जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में काम करता है, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में काम करता है, या गवर्नमेंट के हॉस्पिटल ना हो तो या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करता है। अब डॉक्टर जो है साथ में अपनी क्लिनिक भी चलाता है। तो हॉस्पिटल वाले बोल रहे काम करो, आप अपनी पर्सनल क्लिनिक को बंद करो और आप अपना पूरा फोकस हमारे हॉस्पिटल में ही करो, तो हम आपको उसके लिए क्या करेंगे? एडिशनल पेमेंट देंगे। जैसे कोई भी प्रोफेशनल होता है जो अब अपना काम करता है तो उसको प्रैक्टिस बोला जाता है। जैसे सीए है वो प्रैक्टिस करता है, डॉक्टर भी क्या करता है? प्रैक्टिस करता है, लॉयर भी क्या करता है? प्रैक्टिस करता है। तो वो प्रैक्टिस ना करे अपनी पर्सनल प्रैक्टिस, उसके लिए एम्प्लॉयर से उसको एडिशनल पेमेंट मिल रहा है, उस पेमेंट को क्या बोलते हैं हम? नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। क्लियर है? नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस।
उसके बाद बात आती है फैमिली अलाउंस। फैमिली अलाउंस, उसके बाद आता है अदर अलाउंस। अदर अलाउंस में कुछ दो चार नाम मैं लिख दे रहा हूं यहां पे। जैसे पहला आता है डॉग अलाउंस। हाँ, जो सेना में होते हैं, फौज में होते हैं, पुलिस में होते हैं, उनको उनको कुत्ता रखना जरूरी होता है, तो उनके पालन पोषण के लिए अलग से एम्प्लॉयर पैसा देता है। मैरिज अलाउंस, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का बहुत ख्याल रखते हैं, तो हर चीज के लिए उनको एडिशनल पेमेंट किया जाता है। स्पेशल अलाउंस। तो मैंने अभी जो लिस्ट बनवाई, ये लिस्ट किससे रिलेटेड है? सब ये सब फुली टैक्सेबल अलाउंस है। ये सब क्या है? फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस है। यहां लिख देता हूं फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, ये हेडिंग डाल रहा हूं। फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, ठीक है। एक बार फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, ठीक है, अपन बात करते हैं उस बारे में। ठीक है, तो अभी अपन ने क्या कंप्लीट कर लिया? फुली टैक्सेबल अलाउंस। इसके बाद अपन बात करेंगे पार्टली टैक्सेबल अलाउंस। नेक्स्ट नेक्स्ट है पार्टली टैक्सेबल अलाउंस। पार्टली टैक्सेबल अलाउंस, इसमें सबसे पहला नाम आता है हाउस रेंट अलाउंस, HRA। हाउस रेंट अलाउंस, HRA, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। HRA, पहले इसका मतलब समझो। जो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी के अलावा एडिशनल पेमेंट करता है, और पेमेंट करने का पर्पस क्या है? कि एम्प्लॉय जो है ना वो किराए के मकान में रह रहा है ना, तो इस किराए का कुछ वो अलग से पेमेंट कर सके। सैलरी के अलावा एम्प्लॉयर से उसके लिए पैसा मिलता है, किराया दे सके इसलिए। तो उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? HRA, हाउस रेंट अलाउंस। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। HRA कौन किसको देता है? एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को देता है। और एम्प्लॉय जो है वो कौन से मकान में रहता है? रेंटेड वाले हाउस में रहता है। अब ये रेंटेड हाउस का कुछ कोई ना कोई ओनर होगा, तो एम्प्लॉय जो क्या करता है, रेंट का पेमेंट किसको करता है? इसको करता है। अब यहां पर एक समझने वाली बात है कि HRA की अमाउंट और ये जो एम्प्लॉय रेंट पे कर रहा है इसकी अमाउंट, ये दोनों अलग अलग हो सकती है। ये सेम जरूरी नहीं है, अलग अलग हो सकती है। 2 मिनट ना।
तो मैं क्या बता रहा था कि एम्प्लॉयर से जो अमाउंट आती है ना उसको अपन एचआरए बोलते हैं, और एम्प्लॉय जो है वो रेंट पे करता है ओनर को। तो ये दोनों अमाउंट जरूरी नहीं कि सेम हो, यहां पर तीन कंडीशन बैठ सकती है। एचआरए की अमाउंट जो है ये वाले अमाउंट के बराबर हो सकती है, एचआरए की अमाउंट ये वाले अमाउंट से ज्यादा भी हो सकती है, और एचआरए की अमाउंट ये वाली की अमाउंट से कम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो एम्प्लॉयर से जो पैसा आ रहा है अपन उसको एचआरए बोलते हैं, और ये जो एम्प्लॉय जो ओनर को पे करता है उसको बोलते हैं रेंट पेड बाय एम्प्लॉय बोलते हैं। ठीक है, ये पैसा एम्प्लॉय की जेब से जाता है, ओनर के जेब से नहीं जाता है। क्लियर है? और एचआरए कौन से कैटेगरी का अलाउंस है? पार्टली टैक्सेबल अलाउंस है। ठीक है, पार्टली टैक्सेबल अलाउंस है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं देखो। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड, एचआरए की जितनी भी अमाउंट है जो रिसीव हुई है एम्प्लॉय को वो ले लो। एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट में यहां पर विच एवर इज लोअर, WEL मैंने लिखा है, मतलब यहां पर आपको तीन अलग अलग लिमिट की कैलकुलेशन करनी है। उन तीन में से जो सबसे छोटी अमाउंट आएगी वो एग्जेम्प्ट होगा। तो सबसे पहले हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड, यही वाली अमाउंट एग्जैक्टली आपको नीचे ले लेनी है, पहली लिमिट है ये। दूसरा, रेंट पेड बाय एम्प्लॉय माइनस 10% ऑफ एचआरए सैलरी, 10% ऑफ एचआरए सैलरी, ये ले लो। थर्ड नंबर, 40/50% ऑफ एचआरए सैलरी, ये तीनों में जो सबसे छोटा होगा कंपेयर करेंगे, उसको बाहर निकालेंगे, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और जो बची हुई अमाउंट होगी उसको अपन क्या कर देंगे? टैक्सेबल, टैक्सेबल एचआरए। 2 मिनट इसको देखो। सबसे पहले अपन ने क्या लिया? एचआरए रिसीव्ड लिया, जो एम्प्लॉयर से मिल रहा है। अब एचआरए रिसीव्ड अगर मंथली बेसिस पे तो उसको ईयरली में कन्वर्ट कर लेंगे 12 से मल्टीप्लाई करके। तो सबसे पहले अपन ने क्या लिया? यहाँ पे एचआरए रिसीव्ड जो मिला। फिर एग्जेम्प्ट करेंगे। एग्जेम्प्ट के लिए अपन को तीन अलग अलग लिमिट कैलकुलेट करनी है, वो तीन में सबसे छोटी जो होगी वो एग्जेम्प्ट होगा। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर लेंगे एचआरए रिसीव्ड, मतलब कौन सी अमाउंट? एज इट इज यही वाली अमाउंट ले लेंगे, ये यहां पर कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है, यही अमाउंट अपन ले लेंगे। दूसरा, रेंट पेड बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ने जो रेंट का पेमेंट किया वो माइनस 10% ऑफ एचआरए सैलरी, एचआरए की सैलरी का 10%। अब यहाँ पे एचआरए की सैलरी मतलब क्या है बताऊंगा। एचआरए की सैलरी का 10% ये रेंट पेड से माइनस करोगे, इससे आपको एक अमाउंट मिल जाएगी। उसके बाद 40 या 50% ऑफ एचआरए सैलरी, एचआरए सैलरी का 40 या 50% लेना है। ये तीनों में आप कंपेयर करोगे, कंपेयर करके जो सबसे छोटी अमाउंट होगी वो बाहर आएगी, उसको इसमें माइनस करेंगे, जो बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, और अगर कुछ नहीं बचा है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब मेरे को आपको दो चीजें बतानी है। एक तो एचआरए सैलरी क्या होता है, दो जगह आ गया, और दूसरा है 40/50% लिखा है मैंने। अगर मकान जो लिया हुआ है एम्प्लॉय ने MKDC, ये 4 मेट्रो सिटीज का नाम है, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। ये 4 सिटीज में अगर एम्प्लॉय का मकान है तो आपको 50% ऑफ एचआरए सैलरी लेना है। और अदर सिटीज के लिए
अदर सिटीज के लिए आपको क्या करना है, 40% लेना है, ठीक है। हाँ, अदर सिटीज अगर रहेगा तो 40% और एमकेडीसी अगर होगा तो 50% अपने को लेना है। अब कुछ कुछ इसमें एडिशनल पॉइंट और मेरे को बताने हैं, ध्यान से सुनो। कभी कभी क्या होता है, पहले अपन एचआरए सैलरी डिस्कस कर लेते हैं। एचआरए सैलरी, एचआरए सैलरी, एचआरए सैलरी में क्या आता है, बेसिक सैलरी, कमीशन ऑन सेल्स, डियरनेस अलाउंस कंडीशनल वाला, ये तीनों को ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एचआरए सैलरी। अब आप बोलोगे सर ये तो आरपीएफ की सैलरी है, तो आरपीएफ की सैलरी और एचआरए की सैलरी जो है सेम होती है, बस वहां पर जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो उसका नाम क्या लिख देंगे, आरपीएफ की सैलरी, और जब यहां पर लिखेंगे तो अपन क्या लिखेंगे, एचआरए सैलरी। क्लियर है? तो ये मेरे को समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता चुका है आपको। अच्छा, कुछ कुछ चीजें और है, उसको ध्यान से समझना। कैलकुलेशन वाली बात है, कभी कभी जो बीच वाली लिमिट है ना, ये वाली लिमिट, इसकी अमाउंट जो है या तो जीरो हो जाएगी या निगेटिव में आ जाएगी, क्योंकि ये कभी निगेटिव नहीं हो सकती, ये कभी निगेटिव नहीं हो सकती, ये वाली जीरो या निगेटिव हो जाएगी पक्का। तो यहां पर लिख दे रहा हूं, इफ दिस अमाउंट इज निगेटिव और जीरो, then HRA will will be fully taxable। आई बात समझ में? क्योंकि पहली और लास्ट वाली लिमिट कभी जीरो नहीं हो सकती, बीच वाली ही लिमिट कभी निगेटिव आ जाएगी या जीरो आ जाएगी, तो उस केस में एचआरए क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल, क्योंकि एग्जेम्पशन के लिए हमको कुछ मिलेगा ही नहीं। एचआरए कौन किसको देता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को। किस लिए देता है, ताकि वो क्या कर सके, किराए में रह सके, है ना। अब वो भाई अगर अपने ही घर में रहेगा या किसी ऐसे मकान में रहेगा जहां उसको किराया देने की जरूरत ही नहीं है, तो क्या करोगे, नोट। इन केस एम्प्लॉय lives in his own house or in such house where he is not required to pay rent, then HRA will be fully taxable। एम्प्लॉय अगर अपने खुद के मकान में रहता है या फिर किसी ऐसे मकान में रहता है जहां उसको किराया देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो उस केस में एचआरए जो होगा वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। ये नोट नंबर 1 था, ठीक है। नोट नंबर 2, हाँ, तब एचआरए फुली टैक्सेबल होगा, तब आपको सीधा 12 से मल्टीप्लाई करके फुल अमाउंट बाहर ला, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इफ
एम्प्लॉय ऑप्ट्स फॉर 115 BAC, that is default टैक्स स्कीम या फिर न्यू स्कीम, देन HRA will be fully taxable। ये 2 पॉइंट समझ में आया। अगर एम्प्लॉय जो है न्यू स्कीम में बैठा हुआ है, न्यू स्कीम ऑप्ट करके रखा हुआ है, एचआरए की जो एग्जेम्पशन है ना वो सिर्फ ओल्ड वाले में मिलती है, न्यू वाले में खत्म कर दिया है। तो 3 कंडीशन मैंने बताई जब एचआरए जो होगा फुली टैक्सेबल हो जाएगा। एक तो मैंने ऊपर में बताया कि जो बीच वाला जो लिमिट है, रेंट पेड बाय एम्प्लॉय माइनस 10% ऑफ एचआरए सैलरी, वो 0 है या फिर निगेटिव आ गया तो उस केस में एचआरए फुली टैक्सेबल। ये मैथमेटिकल कारण से हो रहा है ये वाला, है ना। और 2 लीगल कारण के लीगल कारण से हो रहा है। पहला कि अगर वो अपने खुद के मकान में रहता है या किसी ऐसे मकान में रहता है जहां उसको रेंट देने की आवश्यकता नहीं है, उस केस में एचआरए फुली टैक्सेबल होगा। दूसरा, अगर एम्प्लॉय ने न्यू स्कीम ऑप्ट करके रखी हुई है या फिर उसको डिफॉल्ट स्कीम भी बोलते हैं, है ना, 115 BAC की, तो उस केस में एचआरए जो होगा फुली टैक्सेबल होगा। यहां तक क्लियर है? ये हो गया हमारा एचआरए। हम अभी कौन से कैटेगरी के अलाउंस में बैठे? पार्टली टैक्सेबल अलाउंस में बैठे। नेक्स्ट आते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस। नेक्स्ट आते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस क्या होता है समझो। नाम पढ़ के क्या लग रहा है पहले ये बताओ। इसको हिंदी में मनोरंजन भत्ता बोलते हैं। हाँ, क्या होता है, किस लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता होगा? देखो, कभी कभी नाम पढ़ के ऐसा लगता है कि एंटरटेनमेंट, मनोरंजन, जाओ ये लो पैसा रखो, जाओ मूवी वगैरह देख के आओ, घूम फिर के आ जाओ, यही लग रहा है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को एडिशनल पेमेंट कर रहा है। किस नाम से कर रहा है? एंटरटेनमेंट अलाउंस के नाम से कर, ताकि वो जो एम्प्लॉय है, जो एम्प्लॉयर के क्लाइंट्स होंगे, जो उनके ऑफिस में विजिट करते हैं, उनकी आओ भगत कर सके। आओ भगत मतलब उनका चाय पानी करा सके, एंटरटेनमेंट उसको बोलते हैं। बिजनेस की भाषा में एंटरटेनमेंट उस चीज को बोलते हैं, हिंदी में उसको आओ भगत बोलते हैं। हाँ, तो हिंदी में उसका नाम मनोरंजन भत्ता ही है। हाँ हाँ, चाय नाश्ता वगैरह जो एम्प्लॉय करवा कौन रहा है? एम्प्लॉय करवा रहा है, लेकिन इसको कराने के लिए पेमेंट कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर दे रहा है। तो उस केस में एंटरटेनमेंट अलाउंस जो मिला है उसका क्या करेंगे? और ये कौन से ग्रुप का अलाउंस है? पार्टली टैक्सेबल का। अच्छा, पहले इसका ना कॉन्सेप्ट समझो, फिर अपन कैलकुलेशन तो बहुत बड़ी चीज है नहीं। जैसे एचआरए अपन लिए ना, ध्यान से समझना, यहीं पे बहुत लोग गलती करते हैं। अभी हम एचआरए लिए, एचआरए की जो अमाउंट थी उसमें अपन एग्जेम्पशन वाली अमाउंट को माइनस किए और जो टैक्सेबल वाली अमाउंट थी उसको क्या कर दिए? बाहर, मतलब कॉलम में डाल दिए ताकि वो सैलरी में जुड़ जाए। मतलब एचआरए की जो अमाउंट है उसका एग्जेम्पशन हम वहीं पर ही क्लेम कर लिए, सीधा सीधा एचआरए के अमाउंट में ही। लेकिन एंटरटेनमेंट अलाउंस के केस में उसकी एग्जेम्पशन ऐसे क्लेम नहीं होती है। कैसे क्लेम होती समझना। सबसे पहले अपन एंटरटेनमेंट अलाउंस की पूरी अमाउंट, पूरी फुल अमाउंट यहां पर हम डालेंगे। फुल अमाउंट यहां डालेंगे, सब जोड़ने के बाद अपने को क्या मिल जाएगा? ग्रॉस सैलरी मिल जाएगा। आई बात समझ में? फिर यहां पे डिडक्शन देखना, डिडक्शन मैं लिखवा रहा था जब, तो यहां पर मैंने एंटरटेनमेंट अलाउंस लिखा है। डिडक्शन में एंटरटेनमेंट अलाउंस करके आपको दिखेगा,
यहां पर आपको उसकी डिडक्शन लेनी है, मतलब एंटरटेनमेंट अलाउंस की पूरी अमाउंट ऊपर में ऐड करना है, फुल अमाउंट बिना डिडक्शन लिए, बिना एग्जाम्पशन लिए, ठीक है। उसकी फिर जो एग्जाम्पशन डिडक्शन वाली अमाउंट है उसको फिर यहां पर अपने को क्लेम करना। तो हम अभी जो कैलकुलेशन समझेंगे उसकी इसकी कैलकुलेशन समझेंगे, ठीक है। हाँ हाँ, वो भी कहां पर, जहां पर उसकी प्रॉपर जगह है। तो एक बार फॉर्मेट दिखा देता हूं मैं आपको, ये रहा। जब आप अलाउंसेस, ये सब हेडिंग है, अलाउंसेस के अंदर आप एंटरटेनमेंट अलाउंस लोगे तो यहां पर पूरी अमाउंट जोड़ दोगे। जब डिडक्शन लेने की बात आएगी तो आप यहां पर डिडक्शन उसका क्लेम करोगे, एंटरटेनमेंट अलाउंस का, ठीक है। एंटरटेनमेंट अलाउंस का यहां पर आप डिडक्शन लोगे। अब कितने की डिडक्शन मिलेगी, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा जो एम्प्लॉय है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि अदर एम्प्लॉय है। क्या देखना पड़ेगा कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि अदर एम्प्लॉय है। इफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इफ अदर एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि अदर एम्प्लॉय है, ये हमको देखना पड़ेगा। अगर अदर एम्प्लॉय है, नो नो डिडक्शन अलाउड, किसके लिए, अदर एम्प्लॉय के लिए। अगर अदर एम्प्लॉय है तो डिडक्शन वो क्लेम नहीं कर सकता, मतलब उसके लिए एंटरटेनमेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो डिडक्शन कितनी लेगा, विच एवर इज लोअर। वो विच एवर इज लोअर करने का एक कारण है, नहीं, एक तो है ना, अभी मैं लिख के बता रहा हूं, उसके बाद फिर इसका इसके पीछे का कारण बताऊंगा। डिडक्शन अमाउंट निकालना है तो डिडक्शन अमाउंट भी यहाँ पर तीन लिमिट अपन निकालेंगे, तीनों लिमिट में जो सबसे छोटी अमाउंट होगी वो डिडक्शन क्लेम करेंगे अपन। तो सबसे पहले एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड, एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड फर्स्ट। दूसरा 20% ऑफ बेसिक सैलरी, 20% ऑफ बेसिक सैलरी। तीसरा मैक्सिमम लिमिट 5,000। डिडक्शन अमाउंट आ गया, ठीक है। ये है एंटरटेनमेंट अलाउंस का रूल। अच्छा, आपका अब सवाल ये था विच एवर इज लोअर क्यों करते। देखो, एक है ना मैथमेटिकल रीजन है जिसके कारण ये ऐसा बन गया है। सबसे पहले एक्ट बोलता है कि डिडक्शन जो है 5,000 रुपए से ऊपर नहीं ले सकते आप, तो एक मैक्सिमम लिमिट आ गई। दूसरा बोलता है कि 20% ऑफ बेसिक सैलरी के से ज्यादा नहीं ले सकते आप। और तीसरा कि जितना मिला है उससे ज्यादा तो डिडक्शन ले ही नहीं सकते। तो इसलिए हमें ना ये तीन लिमिट अलग अलग यहां पर डाल देते हैं। तो ये तीनों में जो सबसे छोटा होगा वही आप उतने की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। पता चल रहा है एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला ही आपको 2,000 है, तो आप 5,000 की डिडक्शन कैसे लेने बैठ जाओगे, है ना। अब आपको आपकी बेसिक सैलरी ही मान लो लगभग लगभग 20,000 है, तो 20,000 का 20% कितना होगा, 4,000 होगा। तो यहां पर क्या करते हैं, ये ऐसा करने से है ना जो मैक्सिमम अमाउंट की डिडक्शन है वो निकल कर आ जाती, ठीक है। और ये कब करना है, क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान रखना है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की अदर, अदर होगा तो कोई डिडक्शन नहीं लेना है, सिर्फ पूरा
100% एंटरटेनमेंट अलाउंस जुड़ेगा, डिडक्शन नहीं लेना है। और यहां पर डिडक्शन कब मिलेगी, जब गवर्नमेंट होगा। डिडक्शन कितनी मिलेगी, ये तीन में से जो सबसे छोटा होगा उतने की। ये समझ में आया आपको? तो एचआरए और एंटरटेनमेंट अलाउंस हमारा यहां पर हो गया। नेक्स्ट थर्ड जो है बहुत कॉन्सेप्चुअल है, उसको पहले समझना। स्पेशल अलाउंस, फुल्ली में क्या लिखा था, स्पेशल अलाउंस, और यहां पर मैंने क्या लिखा, स्पेशल अलाउंसेस। ये कोई एक अलाउंस का नाम नहीं है, ये ग्रुप ऑफ अलाउंस है। हाँ, अब स्पेशल अलाउंस जो होता है इसको दो कैटेगरी में हम बांटेंगे। मतलब हम नहीं बांट रहे, इनकम टैक्स वाले ने बांट के रखा हुआ है। मैं जो भी लिखवा रहा हूं एकदम हमारा, आप बुक को खोल के देखोगे, जिस भी बुक से पढ़ोगे आपको सारी चीजें एज इट इज देखने को मिलेगी। बस हाँ, इसका जो सीक्वेंस है, ऑर्डर है, वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है। स्पेशल अलाउंस, स्पेशल अलाउंस दो तरीके से दिया जा सकता है, फॉर परफॉर्मिंग ड्यूटीज और फॉर पर्सनल पर्पस। स्पेशल अलाउंस दो टाइप का हो सकता है, एक होता है फॉर परफॉर्मिंग ड्यूटी वाला और एक होता है फॉर पर्सनल पर्पस वाला। जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस डिपार्टमेंट जानते हो आप, पुलिस डिपार्टमेंट में वर्दी कंपलसरी है, तो उनको उनके एम्प्लॉयर से, पुलिस डिपार्टमेंट से पुलिस वालों को एडिशनल पैसा मिलता है ताकि वो अपनी वर्दी को अच्छे से मेंटेन कर सके। अब वर्दी पुलिस वाला घर में पहन के बैठता है कि ड्यूटी जाता है तब पहनता है, तो ये किस लिए मिल रहा होगा, ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, अब बच्चे कहाँ रहते, घर में, बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर एम्प्लॉयर अलग से पैसा दे रहा है तो इस टाइप का अलाउंस कहाँ लेंगे अपन, फॉर पर्सनल पर्पस में। ठीक है। अच्छा, अब इसकी पहले है ना, इसके अंदर अपने को जाने से पहले इसका पहले कॉन्सेप्ट समझो। फॉर परफॉर्मिंग ड्यूटी वाला जो अलाउंस है ना, उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। एक तो सबसे बड़ी समस्या ये आती है इनकम टैक्स में, चीजों को प्रेजेंट कैसे करके दिखाएं। तो इसलिए मैं जो भी चीज समझा रहा हूं ना, वहां पर मैं प्रेजेंटेशन का भी एक फॉर्मेट डाल देता हूं ताकि हमारा माइंडसेट हमेशा बना रहे कि इस चीज को इस तरीके से दिखाएं। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे अमाउंट ऑफ अलाउंस रिसीव्ड, अमाउंट ऑफ अलाउंस रिसीव्ड, exempt, amount spent by employee for performing duty, फॉर परफॉर्मिंग ड्यूटी। जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे, टैक्सेबल अलाउंस या टैक्सेबल अमाउंट ऑफ अलाउंस, ऐसा लिख सकते हो। बता रहा हूं, ये समझ में आया। ये जो लिखा है ना मैंने, ये आपके वर्किंग नोट में बनेगा। अमाउंट ऑफ अलाउंस रिसीव्ड
जो भी अब इस ग्रुप में जितने भी आते होंगे लगभग लगभग है ना, इस ग्रुप में 7 अलाउंस का नाम लिखवाने वाला हूं अभी मैं। सातों अलाउंस की कैलकुलेशन ऐसी होगी, और सातों कौन से ग्रुप के अलाउंस है? पर परफॉर्मिंग ड्यूटी वाले, है ना। अमाउंट ऑफ अलाउंस रिसीव्ड माइनस अमाउंट स्पेंट बाय एम्प्लॉय फॉर परफॉर्मिंग ड्यूटी, ये माइनस कर देना, जो बचेगा वो टैक्सेबल। अब बाय चांस अगर एम्प्लॉय ने पूरा खर्चा कर दिया होगा तो 10,000 मिला, 10,000 खर्चा कर दिया, तो टैक्सेबल कितना होगा? 0 हो जाएगा। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट then assume full amount spent by employee। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप ये एज्यूम कर लेना, लिखना लेकिन एजम्पशन कि एम्प्लॉय ने पूरा पूरा अमाउंट जो है क्या कर दिया होगा? खर्च कर दिया होगा। मतलब आपको अगर परफॉर्मिंग ड्यूटी वाला अलाउंस दिख रहा है और उसके कितना खर्चा किया वो नहीं दिया है, मतलब वो क्या होने वाला है? फुली एग्जेम्प्ट होने वाला है। इतनी बात समझ में आई? अब इसके अंदर क्या क्या आता है, देख। सबसे पहला नाम आता है इसके अंदर ट्रेवलिंग अलाउंस। दूसरा नाम आता है कन्वेंस अलाउंस। तीसरा आता है डेली अलाउंस। चौथा आता है हेल्पर अलाउंस। पांचवा आता है एकेडमिक अलाउंस। छठवा आता है यूनिफॉर्म अलाउंस। और सातवां आता है रिसर्च अलाउंस। रिसर्च अलाउंस, ये समझ में आया? ये 7 नाम जो है आपको किसके कैटेगरी में दिखेंगे? फॉर परफॉर्मिंग ड्यूटी। सातों का ट्रीटमेंट एक ही जैसा होगा। स्पेशल अलाउंस, स्पेशल अलाउंस के अंदर 2 टाइप के अलाउंस होते हैं, फॉर परफॉर्मिंग ड्यूटी वाला, फॉर पर्सनल पर्पस वाला। परफॉर्मिंग ड्यूटी वाला जो होगा उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? जितना अलाउंस का अमाउंट मिला माइनस जितना खर्चा कर दिया। क्वेश्चन साइलेंट होगा तो क्या एज्यूम करेंगे? जितना पूरा उसने खर्चा कर दिया तो ये पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और अगर स्पेसिफिकली दिया होगा कितना खर्चा किया तो उतना ही माइनस करेंगे। क्लियर है? उसके बाद इसके अंदर 7 नाम आते हैं। पहला आता है ट्रेवलिंग अलाउंस। ट्रेवलिंग अलाउंस और एक नाम और देखने को मिलेगा ट्रांसपोर्ट अलाउंस। दोनों में आपको कंफ्यूजन होगा, ट्रेवलिंग और ट्रांसपोर्ट क्या होता है। यहां पर देखो ये कौन से कैटेगरी का अलाउंस है? परफॉर्मिंग ड्यूटी वाला। मतलब यहां पर एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को अपने काम से ट्रेवल में भेज रहा है, उसके लिए एम्प्लॉयर ने उसको पेमेंट किया है, तो इसको बोलेंगे ट्रेवलिंग अलाउंस। ट्रेवलिंग अलाउंस, ट्रेवलिंग जो होता है एक सिटी से दूसरे सिटी जाने को ट्रेवल बोलते हैं। दूसरा होता है कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस मतलब इसको एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसा दे रहा है ताकि विद इन अ सिटी के रेंज में वो कन्वेंस कर सके। कन्वेंस मतलब पेट्रोल वेट्रोल का खर्चा। हाँ, डेली अलाउंस। डेली अलाउंस मतलब जैसे कोई एम्प्लॉय जो है उसको एम्प्लॉयर से पैसा मिलता है ताकि अपने डेली के कुछ खर्चे होते हैं ना, जैसे आप ड्राइवर को, आपके अंडर में अगर कोई ड्राइवर काम कर रहा है तो ड्राइवर को तो आप सैलरी दोगे, लेकिन कभी बाहर लेके जाओगे ना तो उसको वहां पर उसको क्या देना पड़ेगा? उसके रहने खाने का, खाना वाने का खर्चा देना पड़ता है ना। जो फील्ड, खास करके जो फील्ड वर्कर्स है उनको दिया जाता है डेली अलाउंस। उसके बाद हेल्पर अलाउंस। एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से पैसा मिल रहा है ताकि वो अपने अंडर में एक हेल्पर रख सके। एक अपन देखे थे सर्वेंट अलाउंस। सर्वेंट मतलब नौकर, यहां पे हेल्पर लिखा है, सहायक। सर्वेंट जो है पर्सनल वर्क भी कर सकता है घर पे जाके। ये हेल्पर ऑफिस के वर्क के लिए एक्सक्लूसिवली हमने उसको रखा है अपने अंडर में। ठीक है, जो बड़े बड़े गवर्नमेंट के ऑफिसर होते हैं ना,
उनको अलग, उनका काम बहुत वास्ट होता है, बहुत ज्यादा फैला हुआ रहता है। तो उन लोग है ना, अभी जैसे मेरा एक स्टूडेंट है, उसका नाम प्रेम है, तो वो अभी एक बड़े कमिश्नर के अंडर में वो काम कर रहा है। तो उनके पापा की जान पहचान है करके उसकी वहां पर जॉब लग गई। तो कमिश्नर के अंडर में काम कर रहे हैं ना जाके वो, तो वहां पर उनसे उसको 12 से 13 हजार रुपए कुछ सैलरी दे रहे हैं। वो सैलरी गवर्नमेंट से नहीं आ रही है प्रेम के पास, वो कमिश्नर ने अपने अंडर में अपने हेल्प करने के लिए, अपने कंप्यूटर से रिलेटेड काम कराने के लिए प्रेम को वहां पे रख लिया है। टाइपिंग अच्छी आती है उसको करने के लिए, तो टाइपिंग वाइपिंग, ऑर्डर ऑर्डर कुछ ड्राफ्ट करना है उसके लिए वहां पर रखा है हेल्पर अलाउंस। लेकिन वो कमिश्नर जो है उसको पेमेंट कहां से आ रहा है? गवर्नमेंट से। और प्रेम को कहां से मिल रहा है? कमिश्नर से। तो कमिश्नर को क्या मिल रहा है उसके प्रेम को देने के लिए? हेल्पर अलाउंस। उसके बाद एकेडमिक अलाउंस। एकेडमिक अलाउंस देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो एम्प्लॉयर चाहेगा कि हमारा एम्प्लॉय जो है वो क्या करे, नॉलेज वाइज अपडेट रहते जाए, है ना। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो एक कंपनी में काम करता था, वो नॉर्मल ग्रेजुएट बस था, लेकिन उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। तो कंपनी ने उसको कुछ है ना पैसे दिए, जाओ तुम है ना आगे एमबीए की पढ़ाई कर लो। पैसा दिया ना कंपनी ने, जाओ तुम आगे एमबीए की पढ़ाई कर लो, तो फिर हम तुमको क्या कर देंगे, प्रमोट कर देंगे। ये तो एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो जो पैसा मिला ना उसको अलग से, तो उसको अपन बोलेंगे एकेडमिक अलाउंस, पढ़ाई करने के लिए हमको वहां से मिला। उसके बाद यूनिफॉर्म अलाउंस। यूनिफॉर्म मतलब वर्दी भत्ता, जो मैंने पुलिस वाला भी एग्जांपल बताया। कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जहां पे क्या काम, क्या जरूरत है, ड्रेस कोड रहता है, तो उनको ड्रेस मेंटेन करने के लिए वहां पर यूनिफॉर्म मेंटेन करने के लिए पैसे दिए जाते हैं। हाँ हाँ वो, हाँ जहां पर भी यूनिफॉर्म की जरूरत पड़ती है उनको एम्प्लॉयर से अलग पैसा मिलता है, उसको अपन बोलेंगे यूनिफॉर्म अलाउंस। उसका रिसर्च अलाउंस, कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जहां पर उनको रिसर्च की जरूरत पड़ती है, रिसर्च करना पड़ता है, तो उनको एडिशनल पैसा मिलता है एम्प्लॉयर से, उसको अपन क्या बोलेंगे, रिसर्च अलाउंस। तो ये हो गया आपका फॉर परफॉर्मिंग ड्यूटी वाला। इसके बाद फॉर पर्सनल पर्पस वाले में क्या आता है, देखो इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ, फॉर पर्सनल पर्पस अमाउंट ऑफ अलाउंस रिसीव्ड exempt whichever is lower। यहां पर exempt क्या होगा, whichever is lower। अब यहां पे whichever is lower आपको दो लिमिट के अंदर चेक करना है, अमाउंट ऑफ अलाउंस रिसीव्ड और मैक्सिमम लिमिट। हाँ, मैक्सिमम लिमिट। यहां माइनस करोगे टैक्सेबल अमाउंट ऑफ अलाउंस। टैक्सेबल अमाउंट ऑफ अलाउंस, ये आ गया। अब इसको समझ लो 2 मिनट। अमाउंट ऑफ अलाउंस रिसीव्ड, यहां पर एग्जेम्प्ट जो होगा विच एवर इज लोअर मिलेंगे। तो विच एवर इज लोअर में आपको दो लिमिट देखनी पड़ेगी, एक तो अमाउंट ऑफ अलाउंस रिसीव्ड जो है वही ले लो, और मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट ये दोनों में जो छोटा होगा वो बाहर जाएगा, इससे इसको माइनस करोगे, जो बचेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, टैक्सेबल अमाउंट। ये कौन से वाले अलाउंस की बात कर रहा हूं मैं, फॉर पर्सनल पर्पस। अब मैक्सिमम लिमिट की अगर मैं बात करूं, तो मैक्सिमम लिमिट जो होता है वो आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है,
मैक्सिमम लिमिट आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अब इसके अंदर टोटल 12 अलाउंस आते हैं जो अपने को लिमिट वाइज याद रखने हैं। सबकी अलग अलग लिमिट है सबकी। यहां पर कोई दिक्कत नहीं थी, यहां पर तो जो अमाउंट मिला माइनस जो खर्चा कर दिया वो। देखो मेरा लिखाने का पैटर्न ही वही है कि भाई आप सारी चीजों को सिस्टमेटिकली याद रखो। ये चैप्टर जब मैं पर्सनली पढ़ता था, खुद से स्टूडेंट जब था, तब मैं भी इसमें परेशान रहता था, बहुत सारी चीजें बिखरी हुई पड़ी रहती थी। इसको मैंने एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया हुआ है ताकि आपके दिमाग में भी एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बना रहे कि हमको इस तरीके से काम करना है। ठीक है, तो अभी हम कौन से कैटेगरी का अलाउंस लिख रहे हैं, पार्टली टैक्सेबल। पार्टली टैक्सेबल में पहला क्या था, एचआरए, उसके बाद क्या था, एंटरटेनमेंट अलाउंस, उसके बाद क्या अभी पढ़ रहे, स्पेशल अलाउंसेस। इसके अंदर दो कैटेगरी के होते हैं, फॉर परफॉर्मिंग ड्यूटी और दूसरा पर्सनल पर्पस। परफॉर्मिंग ड्यूटी वाले हो गए, अब अपन बात करें पर्सनल पर्पस वाली। चलो, तो यहां पर अपन लिखेंगे नेम ऑफ अलाउंस, और यहां लिखेंगे मैक्सिमम लिमिट। नेम ऑफ अलाउंस और मैक्सिमम लिमिट। तो पहला लिखोगे एजुकेशन अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, या इसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी बोल सकते हैं। इसकी मैक्सिमम लिमिट है अप टू 100, अप टू ₹100 PMPC। मैंने एक वर्ड लिखा है यहां पे, PMPC। PMPC मैक्सिमम दो ही बच्चों के लिए अप टू। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन में बच्चा फंस जाता है। एजुकेशन अलाउंस की कैलकुलेशन करने के लिए जो मैक्सिमम लिमिट अपने को लेना है, यहाँ पे ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड लेना है। PMPC मतलब पर मंथ पर चाइल्ड। और मैक्सिमम कितने के लिए मिलेगा, ये दो बच्चों के लिए मिलेगा। अब एक छोटी सी कैलकुलेशन, इसका एग्जांपल लिखूंगा नहीं मैं यहाँ पे, बस ऐसे ही करवा दे रहा हूं, या छोड़ो बाद में देखेंगे अपन उसके एग्जांपल को, अभी अपन लिखने का काम करते हैं। नेक्स्ट, हॉस्टल अलाउंस। हॉस्टल अलाउंस अप टू ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड। मैक्सिमम सेम है, बस वहां पे ₹100 लेते हैं, यहां पे ₹300 लेते हैं। उसके बाद बात आती है थर्ड नंबर पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस की। ट्रांसपोर्ट अलाउंस अप टू 3200 पर मंथ, ओनली फॉर हैंडीकैप्ड एम्प्लॉइज। नॉर्मल एम्प्लॉय को इसकी एग्जेम्पशन नहीं मिलती, केवल किसको मिलती है, हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय को मिलती है। फोर्थ नंबर, ट्राइबल एरिया अलाउंस। ट्राइबल एरिया अलाउंस, इसकी है लिमिट मैक्सिमम अप टू 200 पर मंथ। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर लोगे अंडरग्राउंड अलाउंस। अंडरग्राउंड अलाउंस की लिमिट है अप टू 800 पर मंथ। सिक्स्थ, रनिंग अलाउंस टू
एम्प्लॉय ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रनिंग अलाउंस टू एम्प्लॉय ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यहां पर इसकी मैक्सिमम लिमिट को कैलकुलेट करना पड़ता है। इसकी मैक्सिमम लिमिट होगी 10,000 पर मंथ और 70% ऑफ अलाउंस। मैक्सिमम लिमिट विच एवर इज लोअर। 10,000 पर मंथ और उस अलाउंस का 70%, दोनों में जो कम होगा वो इसकी मैक्सिमम लिमिट होगी। उसके बाद कॉम्पेंसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस, अप टू 2,600 रुपए पर मंथ। एनी स्पेशल अलाउंस in the nature of counter insurgency, यहां लिखोगे अप टू 3,900 पर मंथ। इसमें अगर मैं याद करने वाली बात बोलूं ना, तो एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस और रनिंग अलाउंस। ठीक है, रनिंग अलाउंस के बाजू में ना एक नाम और लिख लेना, डेली अलाउंस भी बोलते हैं, रनिंग और डेली अलाउंस। बस वाले दौड़ते नहीं है। जैसे भाई कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता है, तो अब ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता है तो उसको हमेशा बाहर रहना पड़ता है, तो उसके रोजमर्रा के खर्चों के लिए एम्प्लॉयर से अलग, जैसे रेलवे में काम करता है एम्प्लॉय, तो उसके रोजमर्रा के खर्चों के लिए अलग से उसको पेमेंट दिया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा। नहीं 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 नहीं, ठीक है। इंसर्जेंसी एक है ना, स्पेशल नेचर का अलाउंस होता है, ये आपको उतना ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके आगे के अलाउंस जो है ना वो रिलीवेंट नहीं है करके मैं यहाँ पे नहीं लिख पा रहा हूं। तो ये हो गया हमारा अलाउंस वाला पार्ट खत्म। ठीक है, चाहे किसी भी प्रकार का अलाउंस हो, इसके अंदर में उसकी कैलकुलेशन इस तरीके से करनी है। अमाउंट ऑफ अलाउंस रिसीव, एग्जेम्प्ट, दो लिमिट में जो छोटा होगा वो, और लिमिट याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास से अपन स्टार्ट करेंगे परक्विजिट्स। ठीक है।